हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप भाइयों ने जिन भाइयों ने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है, तो उन सभी को पता ही होगा कि आपका एग्जाम लगभग जनवरी या फरवरी के मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए ही समय बचा है। तो दोस्तों, जब भी आप प्रैक्टिस करें, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपको एक तरह से उनकी हैबिट हो जाएगी, किस तरह का लेवल पूछा जाता है, किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है। और ऐसा भी दोस्तों होता है कि जीएस के जैसे भी प्रश्न हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादातर रिपीटेड ही होते हैं, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर चेंज होती है, न कि जीके और जीएस चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस जो सीरीज चलाने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि जो भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम यहाँ पर कराएंगे, इसमें हमारे 50 प्रश्न जीके के रहेंगे और विद थ्योरी के साथ। ठीक है दोस्तों, उनके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर यूरोप। यानी कि सबसे कम भू क्षेत्र, यानी कि किस ऐसा कौन सा अ, महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां का क्षेत्रफल सबसे कम है, यहां पर यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों का क्षेत्रफल अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, सॉरी दोस्तों, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। अब जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप दिखाए गए हैं यहाँ पर अवरोही क्रम में, यानी कि घटते हुए। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, एशिया में है, उसके बाद अफ्रीका में है, उसके बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। तो अपना अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, ये पॉलिटी से पूछा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। तो जो भाषण और अभिव्यक्ति है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि हमारे पास स्वतंत्रता है, हम कोई भी भाषण दे सकते हैं जिससे किसी दूसरे को कष्ट न हो। ठीक है, और अपने अभिव्यक्ति यानी अपने एक्सप्रेशन को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या में देखेंगे, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19, कौन सा अनुच्छेद है, 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28, ये सभी किससे संबंधित हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित हैं। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है, वो इसी के द्वारा जारी करती है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर या फिर दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खजुराहो मंदिर। तो इसकी व्याख्या देखेंगे, नागर शैली में निर्मित। तो दोस्तों, शैलियां 3 प्रकार की होती हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियां, यानी कि ये मंदिर स्थापित की 3 शैलियां होती हैं, 3 तरह से मंदिर बनाए जाते हैं। तो जो खजुराहो मंदिर है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि नागर शैली में निर्मित है। खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य की गई थी। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है। यानी कि कोई तरल माध्यम है और उसमें केवल पानी ही पानी है, तो उस मिश्रण को क्या बोलेंगे, परजीवी मिश्रण, गर्भ निरोध मिश्रण, अत्यधिक मिश्रण, यौगिक या फिर समपार्श्विक मिश्रण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समपार्श्विक मिश्रण बोलेंगे उसको। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समपार्श्विक या समांगी मिश्रण इसी को बोलते हैं। ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है
और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता, जैसे जल में नमक का विलयन। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी और तेल का मिश्रण। ठीक है, इन दोनों के क्या होते हैं, दोनों भागों को अलग अलग देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो ये जियोग्राफी का प्रश्न है। तो यहाँ देखेंगे जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक, जंकी रॉकी मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है, इसे जलोढ़ या फिर कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, कछारी मिट्टी। यह भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो AKFI, AIKF, फीफा या फिर BCCI। तो इसका सही आंसर है AKFI। AKFI का पूर्ण रूप यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। क्या है, एक संस्था है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। यद्यपि फीफा का संबंध फुटबॉल से यानी कि फीफा का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, और BCCI का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी, 1885 में, 1950, 1889 या फिर 1947। तो इसका सही आंसर है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको बोलते हैं WC बनर्जी, को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों, पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो 72 सदस्यों या फिर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है। आणविक अखंड है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है या फिर आर्गन है। तो इसका सही आंसर है आर्गन। आर्गन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक है Ar और इसकी परमाणु संख्या है 18। यह निष्क्रिय गैस है। कैसी है, यह एक निष्क्रिय गैस है यानी नोबेल गैस है जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन 0.93% के साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। यानी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, लगभग 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है और तीसरे नंबर पर जो आती है वो है आर्गन गैस, 0.93%। अगला प्रश्न है 9, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 8 बिंदु, डंकन का संकरा रास्ता या फिर 10 डिग्री क्रीक या फिर कोको बे। तो इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री क्रीक। तो इसमें देखेंगे व्याख्या में 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को, कौन से, जैसे छोटा अंडमान द्वीप यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर नीचे है कार निकोबार। क्या है, कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, यहाँ पर पाई जाती है 10 डिग्री चैनल। और दोस्तों वहीं पर एक और है 8 डिग्री चैनल, जो क्या करती है, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। वो यहाँ पर है भारत के इस ओर, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस या फिर बैक्टीरियल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया के कारण। क्षय रोग जिसे टीबी रोग बोलते हैं, ये एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी
जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो किस भाग को प्रभावित करती है? फेफड़ों को। यह आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो पूछा जाएगा कि टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। किससे? खांसने और छींकने से फैलता है। ध्यातव्य है कि विश्व क्षय दिवस यानी कि टीबी डे विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 11। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है, क्या है? शामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं, या फिर संघर्ष। तो इसका सही आंसर है डी, संघर्ष। यहां पर देखेंगे व्याख्या में, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच में जो एक संपर्क हो रहा है सतहों के बीच में, तो वो एक क्या है? संघर्ष है। घर्षण क्या है? एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति विरोध करता है, यानी कि गति का विरोध करता है। घर्षण के दो प्रकार हैं, एक तो स्थैतिक घर्षण है, एक गतिज घर्षण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, कोलेरू झील कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी और कृष्णा। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि काफी समय इसमें बर्बाद हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे। फिर गोदावरी और कृष्णा है, उसकी व्याख्या देखेंगे। कोलेरू, जिसको बोलते हैं कोलेरू झील, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। जैसे कि गोदावरी ये है और कृष्णा ये है, इसके बीच में है कोलेरू झील। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे है, स्थित है। यह झील चिल्का झील व पुलिकट झील की तरह लेगून झील है। इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 2002 में अंतरराष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था। तो इसको 1999 में क्या बनाया गया था? वन्य जीव संरक्षण बनाया गया था, और 2002 में इसको क्या कर दिया गया? आर्द्र भूमि बना दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो दोस्तों ये पहले किए जाते थे 2, लेकिन अब एक भी नहीं किया जाता है क्योंकि इसको हटा दिया गया है। तो देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त करते थे, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, कौन सा संशोधन है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 14, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि संसद भवन में 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो अगर कोई व्यक्ति है जो लोकसभा से भी चुना जा चुका है और राज्यसभा से भी जीत चुका है, तो उसको कितने दिनों के भीतर ये बताना होगा कि वह किस सदन का प्रतिनिधि बने रहना चाहता है। तो कितने दिनों में उसको बताना है? तो उसको 10 दिनों के अंदर बताना होगा। जब प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 68 के एवं संविधान का अनुच्छेद 101 का 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित करना चाहिए। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। आगे देखेंगे, इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों यहाँ पर आविष्कार गलत होगा, यहाँ पर होगी खोज, क्योंकि दोस्तों आविष्कार उस चीज की जाती है जो पहले से यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित नहीं थी। तो कोई चीज बनाई गई है तो उसको आविष्कार बोलेंगे, लेकिन कोई चीज पहले से उपस्थित है और आपने उसको खोज लिया है तो उसको खोज बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? नाभिक
कोशिका के नाभिक की खोज की थी। तो कोशिका के नाभिक की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटिस्ट एवं बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला प्रश्न है 16, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सांची में है, सारनाथ में? तो इसका सही आंसर है सारनाथ में है। अशोक स्तंभ वाराणसी, वाराणसी कहाँ पर है? वाराणसी में ही एक स्थान है, सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं। अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। किसका है? धर्म चक्र का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा रेयन है, यानी कि एक प्राकृतिक नहीं है, एक कृत्रिम रेशा है। तो ये कौन सा है? रेयन। रेयन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, यानी कि फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो बहुलक पॉलीगन्स होते हैं वो मिलते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम रेशम कौन है? रेयन। रेयन लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। इसमें मिश्रित कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? मिश्रित कपड़ा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि 2018 में ये सॉरी दोस्तों 2019 में पूछा गया था, इसीलिए 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे उसका ये प्रश्न है और ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? गोपुर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को, जहां से आप प्रवेश करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम या फिर उसी को बोलते हैं गोपुर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है। यह प्रायः शिल्प से सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना, यानी कि जो भविष्य में जो पीढ़ियां आ रही हैं उनकी जरूरतों की जो क्षमता पूरे करने वाले हैं, उनको बिना धक्का दिए हुए ही वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? तो इसको क्या समझाता है? कम विकास करना, या फिर सतत विकास करना, या फिर आर्थिक विकास, या फिर आर्थिक समृद्धि? तो इसका सही आंसर होगा सतत विकास करना। ऑप्शन इसमें देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि संधारणीय विकास या फिर सतत विकास, इसी को बोलते हैं संधारणीय विकास। पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थायी विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौते किए बगैर वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। इसका अर्थ पर्यावरण सुरक्षा के साथ विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? यानी सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो इसकी दोस्तों कोई भी इकाई नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या फिर विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है, लेकिन जब घनत्व पूछा जाए तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, जब सिर्फ मात्रक पूछा जाए, घनत्व पूछा जाए सिर्फ। ठीक है, अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अलाई दरवाजे का निर्माण। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। इसे खिलजी ने लगभग 1311 ईस्वी में
लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से बनवाया था? कब बनवाया था? 1311 में। और किससे बनवाया था? लाल बलुआ पत्थर से। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। तो पहला कौन था? वो था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का शासन काल वर्ष 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है 23 वर्ष का बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 273.15 केल्विन। बर्फ का गलनांक कितना है? 273.15 केल्विन होता है। गलनांक वह तापमान जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस से द्रव में बदल देता है। यानी कि ठोस वस्तु होती है कोई भी पदार्थ, वो द्रव में बदल जाता है, तो इसी को बोलते हैं गलनांक। जैसे बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वही केल्विन में यह 273 केल्विन होता है। तो दोस्तों तापमान मापने के लिए कई सारे मात्रक होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं या फिर 273 डिग्री केल्विन भी बोल सकते हैं। केल्विन क्या होता है? तापमान की एसआई इकाई है। तो यानी कि तापमान की एसआई इकाई पूछी जाए तो क्या बताएंगे हम? केल्विन। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो इसका दुनिया का सबसे बड़ा झरना है एंजल फॉल्स। व्याख्या देखेंगे। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, यानी कि झरना है, वाटरफॉल है। यह वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ओरिनोको की सहायक नदी, केराओ नदी की सहायक नदी चुरुड़ नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? चुरुड़ नदी पर स्थित है। ये किसकी सहायक है? केराओ नदी की। और केराओ नदी किसकी? ओरिनोको की सहायक नदी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 979 यानी कि 979 मीटर, और गहराई है 807 मीटर। कोंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। यानी कि जो एंजल फॉल्स है ये तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो कौन सा है? कुंचिकल झरना है। और ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 25 सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद में है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो जैसे राष्ट्रीय प्रतीक होता है, राष्ट्रीय झंडा होता है, उसी तरह से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और ये भारत ने यानी कि कहां से लिया है? यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। और ये आदर्श है और राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो उसी के नीचे देवनागरी लिपि में ये अंकित है। यह मूलतः मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से? तो दोस्तों उपनिषद होते हैं, उसी में से एक है मुंडकोपनिषद, वहीं से लिया गया है, जो अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। यानी कि जो वेद है अथर्ववेद, उसी के एक मंत्र भाग से अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ यहाँ पे ये याद रखेंगे कि सुशील कुमार जो हैं ओलंपिक पदक विजेता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका सही आंसर है अमरकंटक से निकलती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। तो यहाँ पर कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के कौन से? अनूपपुर जिले में, और वो भी अमरकंटक के नर्मदा कुंड से। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की कौन सी नंबर की है? 5वीं सबसे बड़ी नदी है, तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से बहती है। अगला प्रश्न है 28 निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है? पिट्सबर्ग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। पहली बात तो कहां पर है? अमेरिका में स्थित है। पिट्सबर्ग शहर दुनिया की लौह यानी कि आयरन और इस्पात स्टील की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मास्को क्या है? ये रूस की राजधानी है।
ऑन्टोरियो क्या है, एक अमेरिकी प्रांत है यानी अमेरिका में है स्थित है। लंदन क्या है, ब्रिटेन की राजधानी है। अगला प्रश्न है 29, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो दोस्तों अभी पीछे हमने देखा था किस राज्य में था, कुंचिकुल कर्नाटक में था। यहाँ पर पूछा गया है किस नदी पर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है शरावती। दोस्तों यहाँ पर अभी एक डाउट है, क्योंकि दोस्तों जो कुछ जगह पर माना जाता है वो माना जाता है गरसोप्पा, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा देखा गया है वो सबसे ऊंचा वर्तमान में कुंचिकुल ही है। तो यहाँ पर ये देखा गया है, तो इसमें जो सही माना गया है वो है शरावती नदी पर जो गरसोप्पा है। तो यहाँ पर ये याद करेंगे, शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है, वो भी कर्नाटक में ही है। यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात, यानी जिसे गरसोप्पा भी बोलते हैं और उसी को बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की सेवागिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न है 30, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, यही मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है। तो आप इसमें देखेंगे व्याख्या में, मौलिक अधिकारों को समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है। इसका विवरण भारतीय संविधान में मूल अधिकार शीर्षक में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है नरसिंहदेव बर्मन द्वितीय ने किया था। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण व महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह बर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह बर्मन द्वितीय, जिसे राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है, ये कौन थी? एक पल्लव शासक थे। कौन थे? पल्लव शासक थे। इसने 695 ईस्वी से लेकर 728 यानी 695 से लेकर 728 ईस्वी तक शासन किया था। जबकि महाबलीपुरम, जिसको बोलते हैं मामल्लपुरम, के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया था? समुद्र तट का निर्माण किया था और महाबलीपुरम मंदिर का। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इन्होंने महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 32, को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी गई है? तो ये दी गई है सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। व्याख्या देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 में धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति है, यानी टैक्स से छूट है। अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा से स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न 33 है, लाल मिट्टी का रंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यह मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना अधिक पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। अगला प्रश्न है 34, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, यानी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1893 में, पहली सार्वभौमिक परिषद। अगला इसमें व्याख्या देखेंगे, इसमें भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है 35, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है दीर्घकालिक योजना। तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम को दीर्घकालिक योजना भी कहा जाता है। किसको? वैकल्पिक कार्यक्रम को। लघु अवधि योजना ये क्या होती है? अल्प समय के लिए, यानी 1 वर्ष से कम के लिए जो चलाई जाती है उसको बोलते हैं लघु अवधि योजना।
वार्षिक योजना वे होती हैं जो एक साल के लिए चलाई जाती हैं, और स्लाइडिंग योजना वे होती हैं जो आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य बदलते रहते हैं जिसके। अगला प्रश्न है 36, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो यानी पाई गई थी। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है इसमें, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए। इसकी खोज किसने की थी? किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने, और वो भी 1922 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, शुक्र अपने अक्ष के से तक घूमता है, यानी कि किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो ये पूरब से पश्चिम घूमता है, यानी कि और ग्रहों के विपरीत घूमता है ये। तो इसकी व्याख्या देखेंगे, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, ठीक है। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है। यह 224.7 यानी 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद यह थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर व शाम का तारा भी कहते हैं। इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों से सघनतम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है सुरक्षित, यानी कि यहाँ पर और कोई भी इसका सही अर्थ नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर हम मानेंगे सुरक्षित। तो देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यानी कि कोई भी राज्य का मतलब है देश, ठीक है दोस्तों। कोई भी अपना उसका धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों का सम्मान व सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य न ही किसी धर्म को अपनाता है और न ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 39, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था में उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है। यहाँ पर यानी कि जहां पर सरकार का भी अधिकार होता है और निजी क्षेत्र का भी अधिकार होता है, अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो कैसी होती है? पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण होता है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उस पर क्या होता है? सरकार का तो न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, लेकिन जो निजी व्यक्ति होते हैं उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है 40, राज्य का राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर है वो कैबिनेट होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। राज्य का प्रमुख जो होता है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के मुख्य शासक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 41, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है कौन सा है? तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 यानी कि लगभग 8,849 मीटर है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित पर्वत है, यानी कि जो नेपाल और चीन की सीमा पर, लेकिन है कहां पर? नेपाल में स्थित। अगला इसमें है कंचनजंगा, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो ये एक ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे है 42वां कि योग के प्रकारों में, यानी कि योग कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो ये किस प्रकार की स्थिति को दिखाता है? तो ये आधे लिली को दिखाता है, आधा लिली। तो इसमें देखेंगे हाफ लोटस यानी कि आधा लिली अर्ध पद्मासन की स्थिति है। आधा लिली आसन श्रोणी टांगों और टखनों के आसपास की मांसपेशियों को फैलाता है। यह योग शरीर और मन को एकाग्र करता है। अगला प्रश्न है 43, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है कितनी है? तो इसका सही आंसर है 6 महीने और 6 सप्ताह। अध्यादेश ऐसा कानून है, अध्यादेश क्या है? एक ऐसा कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है।
इसका संसद के अधिनियम जैसा प्रभाव होता है। संसद द्वारा पारित न होने पर यह कानून रद्द हो जाता है, अर्थात यह 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहता है। संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर यह रद्द हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये मंदिर शब्द से संबंधित है पंचायतन शैली। तो वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की शैली, इसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है, यानी कि एक बीच में मंदिर होता है, उसके चारों तरफ यहाँ पर मंदिर होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पंचायतन शैली, जो 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। द्रविड़ शैली, नायक शैली, नागर शैली मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां हैं। वेसर शैली भी भारतीय मंदिरों में देखी जाती है, जैसे ऐहोल है, ऐहोल मंदिर है, वेलूर मंदिर आदि, ये सभी वेसर शैली से निर्माणित हुए हैं। अगला प्रश्न है, आर्ट फेस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? यानी कि जो जिम्नास्टिक से संबंधित कौन सा कप है? तो इसका सही आंसर है विश्व चैलेंज कप, ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक द्वारा स्वीकृत कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए एक प्रतियोगात्मक श्रृंखला है। यह पहल एक विशेष संदर्भ में की गई थी, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप हर साल 4 साल में होती है। विश्व चैलेंज कप, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला है 46, राज्य परिषद को भी कहा जाता है। राज्य परिषद को क्या और भी कह सकते हैं? तो इसका सही आंसर राज्यों की परिषद। सरकार ने केंद्र व राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वर्ष 1988 में सरकारी आयोग का गठन किया। कब किया था सरकारी आयोग का गठन? 1988 में। आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री व सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। 1988 में सरकारी आयोग आया, सरकारी आयोग, जिसकी सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और सदस्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है इसमें 47 है, एक मुद्रा की मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, क्या बोलेंगे? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। विनिमय दर वह दर है जिस पर देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में किसी देश की मुद्रा का मूल्य जानने के लिए उसके किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना होता है, जो विनिमय दर के माध्यम से संभव है। अगला प्रश्न है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों राइडर कप जो होता है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर कबड्डी को माना गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, जिस प्रकार क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं, उसी प्रकार कबड्डी में 2 प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, रेडर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन ये है, राइडर की जगह यहाँ पर रेडर होना चाहिए था। ठीक है, और डिफेंडर, तो रेडर और डिफेंडर। रेडर वे खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करते हैं और अधिक से अधिक विरोधियों को छूने की कोशिश करते हैं, तो उसको रेडर बोलते हैं। ठीक है, राइडर होता है गोल्फ में। अगला प्रश्न है 49, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? तो ये है ऑप्शन सी, शंकर को। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर है, जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। कौन से देव राजा थे? धंगदेव, और ये एक चंदेल शासक थे। स्थानीय लोकमत के अनुसार कंदरिया महादेव मंदिर का नामकरण भगवान शिव के नाम कंदरपी के नाम पर रखा गया था। इससे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है 50, वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है वित्तीय सहायता। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। कैसा है? सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मौद्रिक व वित्तीय नियंत्रण आरबीआई का मुख्य कार्य है। यह देश में मौद्रिक नीति का निर्धारक होता है एवं विनिमय दर का नियंत्रक होता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। साख का नियंत्रण कर देश में मुद्रा की मांग व
पूर्ति में संतुलन स्थापित करना रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारे जीके के 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो या फिर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।